नमस्कार. मी अरविंद आठले. आज एका वेगळ्या दुनियेत मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे, गाण्याच्या दुनियेत. आणि आपल्या समोर बसलेल्या आहेत श्रीमती शोमा बॅनर्जी. या हिंदी चित्रपट गायिका आहेत आणि उद्या त्यांचा पुण्यात कार्यक्रम आहे. त्यानिमित्ताने आज त्यांची भेट झाली आणि त्यांच्या जीवनाचा काही थोडासा आढावा घ्यावा, थोडासा सैर त्यांच्या याची व्हावी आणि त्यांच्याविषयी आपल्याला समजावं, या दृष्टिकोनातून आज मी मुद्दाम त्यांची मुलाखत घेत आहे. तर नमस्ते सोमा जी. नमस्कार। थोड़ी सी जो हिंदी में आपका जो, एक मिनट, उसके पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन करता हूँ. ये करीबन 30 साल से गाने के फील्ड में है. सारेगामापा 1995 उस समय वो चैंपियन उस समय थी, हिंदी के इसमें थी ना. और उसके बाद उनका करियर गाने का शुरू हो गया. तो ए आर रहमान और ऐसे काफ़ी लोगों के साथ उन्होंने गाने गाए. 2-3 फिल्म में, काफ़ी फिल्म में वो सामने आई है. और उनका आवाज़ गीता दत्त के आवाज़ के बिल्कुल नज़दीक का आवाज़ है. जो मैंने गाने उनके सुने, आप बहुत खुश होंगे उनके गाने सुनने के बाद. इसके बारे में मुझे कोई शंका नहीं है. तो आगे जाके पूरा करियर करके गाना उन्होंने शुरू किया और बाद में म्यूज़िक का एक स्कूल उन्होंने ओपन किया है. वहाँ वो पढ़ाती है, स्टूडेंट्स तैयार करती है गाने के लिए. तो वो सब जो इन्फॉर्मेशन जो सब ये है वो उनके मुँह से आप सुनना चाहेंगे. कुछ उनके गाने के कुछ लाइन्स सुनना चाहिए, अपन सुनेंगे. तो मैं उनको विनती करता हूँ कि आपका जो एजुकेशन संगीत का हो गया वो कैसे चालू हो गया, क्या है? पहिल्यांदा मी माझा मोठा भाग्य आहे की मी त्यांच्या समोर बसलेला आहे. बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि इनके सामने बैठे. हे माझा अहोभाग्य आहे. म्यूज़िक वॉज नॉट इन माई फैमिली. मेरे परिवार में म्यूज़िक था नहीं. मेरे फादर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और मॉम को गाने का शौक था. सब बच्चों को क्लास 5 के बोर्ड एग्जाम्स के बाद किसी को साइकिल मिलता है, किसी को कुछ मिलता है. तो माई मॉम टुक मी टू गुरुजी के पास, बोले तेरे को गाना सिखाते हैं. सो दैट वाज अ गिफ्ट फॉर माई 5th क्लास में. तो मैं गाना सीखना शुरू कर दी थी. लेकिन बहुत मज़ेदार बात यह है कि गाना वाज अ एस्केप रूट फ्रॉम एजुकेशन. गाने का कुछ ज़्यादा शौक नहीं था मुझे, गाती थी मैं. और इनफैक्ट जब शुरुआत की थी तो पोएट्री रेसिटेशन जैसे करती थी, लेकिन मॉम ने बताया कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा होता है. सो आई स्टार्टेड सिंगिंग एंड देन मैं बहुत ज़्यादा लता जी को इमिटेट करके गाने लग गई थी. अच्छा. एंड सब जगह पे सब बोलने लगे अरे बाप रे, ये तो लता जी का कॉपी आ गई है एकदम से. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि आई एम गेटिंग माइलेज. एंड पढ़ाई करने के लिए जब बोलते थे अरे पढ़ो पढ़ो, मम्मी मैं गाना गा रही हूँ, गाना गा. दैट्स अ वे आउट फॉर म्यूजिक एजुकेशन. लेकिन एक एजुकेशन वाली फैमिली थी तो इसीलिए पूरा एजुकेशन करना भी पड़ा. लेकिन साथ साथ म्यूज़िक चलता रहा, म्यूज़िक में एंजॉय करते रहे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से. मैं बेसिकली भिलाई की रहने वाली हूँ, जो अच्छा. अभी छत्तीसगढ़ है. मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों का से तालीम मिला है. तो इसके वजह से मेरा म्यूज़िक का जो फाउंडेशन है वो बहुत कॉन्क्रीट अच्छा बना है. चाहे लय बोलिए, ताल बोलिए यानी कोई या सुर क्लासिकल बोलिए. आपने शुरू में पढ़ा या कैसे? हाँ, बेस आपका हाँ, हाँ, क्लासिकल है? हाँ, क्लासिकल में मुझे पहले तो वहाँ के हिरवे सर सिखाते थे और फिर बाद में मैंने किराना घराने से अच्छा. किया. मेरे गुरुजी आशिक अली खां साहब जो बहुत अच्छा सारंगी वादक अच्छा. थे, उन्होंने मुझे सिखाया. अच्छा. तो और आगे आपकी प्रेरणा कैसी होगी कि किसी गुरुजी के कारण प्रेरणा हुई या आपको अंदर से गाने की इच्छा हुई? एंड क्या होता है बचपन में ना, हम अपने आप को समझ नहीं सकते हैं कि ये वाकई में म्यूजिक के लिए प्यार है या दिस इज अ शॉर्टकट टू गेट आइडेंटिफाइड.
वो समय में ये इतना समझ में नहीं आता, और पेरेंट्स भी पीछे लगते, मम्मी बोलती थी रियाज कर, ऐसे थोड़ी कोई लता मंगेशकर बनता है, ऐसे ही थोड़ी बेड पे सो के लता मंगेशकर कोई बनता है। तो शी यूज्ड टू पुश मी, और मैं बैठती भी थी। लेकिन अगर म्यूजिक को बहुत अंदर से प्यार और अच्छा लगने लगा तो दैट हैज़ कम फ्रॉम मुंबई। जब मैंने यहाँ पे आके गौतम मुखर्जी सर से सीखना शुरू किया। अच्छा गौतम मुखर्जी दादा एक्चुअली हेमंत कुमार के दामाद जी हैं, अच्छा और एटी कानन के स्टूडेंट भी हैं। अच्छा ही वॉज अ चाइल्ड प्रोडिजी। तो उनके पास जब मैं सीखने गई, दैट वॉज द डे जब मुझे किसी ने पीछे से फोर्स नहीं किया कि कर 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 रियाज कर, ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉज डूइंग इट ऑन माई ओन, मुझे अच्छा लगने लगा। तो 96 से लेके 2010 तक रिगरस सीखा, रिगरस प्रैक्टिस किया, एंड आई रियली गॉट द रिजल्ट्स। प्रैक्टिस है नहीं, क्या प्रैक्टिस कैसे किए खेल? हाँ, प्रैक्टिस क्या था, अब तक तो मैं बचपन से लेके 95 96 तक एक पद्धति में सीख के आई, हाँ जिसमें आप क्लासिकल गाते हो, और क्लासिकल को बहुत ग्रूव्स को उसको स्ट्रांगली गाते हो। लेकिन जब मैं यहाँ आई और गौतम दास से सीखने लगी, तो एक टर्म है जो कमर्शियल सिंगिंग के लिए यूज होता है, उसको कहते हैं वॉइस कल्चर। अच्छा तो उन्होंने मुझे वॉइस कल्चर सिखाया, उन्होंने मुझे स्मॉल वॉइस सिखाया, उन्होंने मुझे बिग वॉइस सिखाया, और उससे मेरी बहुत मुझे मदद हुई है। बिकॉज बेसिकली इवन इफ आई हैव लर्न क्लासिकल, बट आई डोंट परफॉर्म क्लासिकल। मैं फाइनली लाइट ही प्रैक्टिस कर गाती हूँ स्टेज पे। और जब आप रिकॉर्डिंग्स वगैरह में जाते हैं, तो आपको वो पिछला जो ट्रेनिंग है क्लासिकल का, वो थोड़ा सा आड़े आता है। अच्छा जैसे अभी हम लोग गाते हैं, हंस ध्वनि गा रहे हैं, लागी लगनपति सती सन, लागी लगनपति सती सन, लागी लगन, ऐसा करके हम लोग गाते हैं क्लासिकल में। लेकिन ये जब हम एक वॉइस कल्चर वाले के पास जाते हैं, हाँ तो हम गाते हैं लागी लगनपति सती सन, लागी लगनपति सती सन, लागी लगनपति सती। तो ये जो स्मॉल वॉइस का इस्तेमाल है, हाँ इसकी लॉन्जिविटी भी ज़्यादा होती है, इसमें आप थकते कम है, और आपके माइक्रोफोन में बहुत अच्छा रिसीव करता है वॉइस को। अच्छा तो ये जो चीज़ें मैंने, एक पद्धति चेंज हो गया, जो क्लासिकल में तरीका बदल गया। तरीका बदल गया, एंड उसके वजह से मुझे गाना गाने में मज़ा भी आने लगा, अच्छा और मैं लाइट अच्छा गाने लगी। अच्छा, तो पहला गाना आप कब गाए बाहर में, ऐसे स्टेज परफॉर्मेंस टाइप? स्टेज परफॉर्मेंस तो हमारे भिलाई में बहुत गाया हमने, बहुत ज़्यादा गाया। वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे बच्चों का, उसमें खूब गाया, खूब गाया एक्चुअली। लेकिन ऐसा याद कौन सा है आपको, पहला परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा और क्या याद है उसमें? हाँ, पहला परफॉर्मेंस तो बटरफ्लाइज इन द स्टमक होता ही था। हाँ जल्दी जल्दी गा के हटो, मतलब इतना प्रेशर था। तो वो तो, एंड आई सैंग बंगाली सॉन्ग्स। अच्छा वहाँ पे 5 कैटेगरी में कंपटीशन होता था, नजरुल गीति, रविंद्र संगीत, डिवोशनल, और मॉडर्न एंड फोक। तो इट वाज ऑल बंगाली सॉन्ग्स। तो मैंने वो वहाँ पे बंगाली गाना गाया था। अच्छा, कौन सा गाना गाया याद है क्या आपके? थोड़ा सा याद है, जो मैंने बंगाली में काजी नजरुल इस्लाम का मैंने गाया था, दैट इज অরুণ কান্তিকে গো যোগী ভিখারি, নীরবে সে দাঁড়াইলে হেসে, নীরবে এসে দাঁড়াইলে হেসে, প্রখর তেজ তব নিহারিত লাজে, অরুণ কান্তিকে গো যোগী भिखारी। वाह वाह, बहुत बढ़िया।
और गीता दत्त के कुछ महीने आपके सुने हैं जी। आपके चैनल पे, हाँ। तो गीता दत्त के आपसे शायद काफी आवाज मिलता जुलता है उसमें, जो जो प्यार उनका जो पर्टिकुलर एक साउंड है, टोन है जो, टोन है हाँ। उनका, तो वो आप में कैसे हासिल कैसे किया उसको? नहीं, मुझे एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपको कुछ पता नहीं होता है, आपको कोई ना कोई आके आपको इंडिकेट करता है। तो मैं जब सारेगामा में थी तो मेरे एपिसोड के जज थे जावेद अख्तर साहब। अच्छा। तो जावेद साहब ने कईयों बार उनके घर पे मुझे बुलाया, एंड देन वन डे ही ओनली सेड कि ये जो है ना तुम्हारा जो आवाज है ना, ये गीता आशा का घराना है। अच्छा। ही सेड दैट कि ये गीता आशा का घराने का गाना है, तो तुम दो एक गीता दत्त के गाने तैयार करके रखो, इट विल बी यूजफुल फॉर यू। ओके। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि मेरे, क्योंकि आप बचपन से दो ही वॉइस को लाइक करते हो, वो एक है लता मंगेशकर को पसंद करते हो, और या तो रफ़ी साहब या किशोर कुमार को पसंद करते हो, ये दो तीन वॉइस को ही आप पसंद करते हो। गीता दत्त वगैरह तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं लगते थे बचपन में, लेकिन आज जब हम सुनते हैं उनको और उनके बारे में जब पता चला कि व्हाट काइंड ऑफ सिंगर शी वाज ए ह्यूज, उनका स्टेचर बहुत बड़ा था, जितना बड़ा दिल था उतना बड़ा उनका स्टेचर था सिंगिंग में। एंड भाई अब टाइम जैसे भी रोल प्ले करता है, बट शी वाज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर ऑफ दैट टाइम, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई रिसेंबल एट सम प्लेस कुछ एक गीता दो दत्त के। के आप गाने गीता दत्त के बता सकते हैं? गाने? हाँ, बहुत गाने हैं उसमें। एक तो है जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। वाह। ये तो उनका स्लो है। और फास्ट में है दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। वाह। मैंने एक शो लेकिन किया वो था। भूमिका में जाना पड़ता क्या, अगर जो गाना गाना है ने वो जो पात्र है, हम्म। तो वो पात्र के भूमिका में आपका जाना पड़ता है क्या? एक्चुअली आपको बहुत कॉन्शियसली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये एहसास बहुत बाद में मुझे हुआ कि इफ़ यू आर सिंगिंग द पोएट्री, अगर आप पोएट्री को समझ के गा रहे हैं तो आपके लिए वो आपका गाना है और वो आप महसूस जैसे कर रहे हो वो है। एंड अगर अच्छे से आप गाए तो सामने वाला कनेक्ट होता है। अच्छा। और चूंकि ये सब गाने इतने पॉपुलर गाने हैं, यू डोंट हैव टू इमिटेट देम। उनका जो इमोशंस है उस गाने में, अगर उसको हम ठीक ठीक पकड़ते हैं, सो ऑडियंस तक वो कनेक्ट होती है। वी डोंट हैव टू मिमिक देम, मिमिक्री करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। उनका आवाज़ निकल के, काफ़ी सिंगर्स गाते हैं जवां है मोहब्बत ऐसे करके गाते हैं और ऑडियंस को बहुत मज़ा भी आता है, बट इट्स नॉट अ सिंगिंग, ये एक मिमिक्री है। क्योंकि वही सिंगर थोड़े एक दो चार गाने के बाद आवाज दे कहाँ, उसके बाद और थोड़ा आगे जाएंगे तो वो गाने लगता है, लग जा गले गाने लगता है। मतलब एक ही सिंगर, वो शमशाद बेगम भी गा रहे हैं, नूरजहां भी गा रहा है, वही वो आवाज़ निकाल के सुरैया भी गा रहे हैं, तो वो मिमिक हो गया, मिमिक्री हो गया। तो वी डोंट हैव टू इमिटेट देम, उनकी वॉइस हाँ। को, उनके एक्सप्रेशंस को, आपके उनके आवाज में इमोशंस। उनका गाना हाँ, आपको गाना हाँ, उतना ही काफ़ी है। सो मैं जब गाती हूँ तो सामने वाला अपने आप से कनेक्ट करता है कि गीता दत्त या आशा भोसले के टाइप है, तो इट मेक्स माई लाइफ इजी ऑल्सो। आप कुछ गाने मराठी में भी गाए हैं, और मैंने कुछ मैंने सुना आपका प्राइज भी मिला है आपको हाँ, गाने में। मराठी में मेरे को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है। वाह।
और मैंने 2 फिल्में गाई हैं, एक हिरवा कुंकू अच्छा और एक श्री शंभू माझा नवसाचा. अच्छा तो ये अ, माझी खूप आवड आहे मराठी लँग्वेजचं. अच्छा तो बॉम्बे आने के बाद ही मैंने मराठी सीखी. सीखी भी इसलिए कि मुझे शांता शेळके के लिरिक्स को समझना था, मुझे सुरेश भट्ट के लिरिक्स को समझना था. और इतने गाने हैं अभी, जैसे रात टाकली है, ये सब गाने अगर आप उस लैंग्वेज को नहीं समझेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा. बस ट्रांसलेशन में यू यू लूज मेनी थिंग्स, बिकॉज मैंने वो देखा है. भाव नहीं आ हाँ, सकता उसमें। अभी रविंद्रनाथ टैगोर के जितनी पोइट्रीज को इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट किया है, लेकिन वो यू लूज दैट फील. एक पोएट है, वो कुछ शब्दों को चुनता है, वो चुनता है तो फिर उस शब्द का एक मतलब होता है वहां पे, उसका ट्रांसलेशन में वो मजा चला जाता है. यानी गाना गाना है तो वो जो भाव रहता है हाँ गाने में वो समझना हाँ, आवश्यक है। इसलिए मैंने मराठी सीखी. एंड मुझे पता था कि महाराष्ट्र की ऑडियंस आर वेरी स्ट्रिक्ट, वो हर एक को नहीं पसंद करती है. तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं मराठी गाना गाऊं, एंड गाया, एंड आई गॉट द अवार्ड जब भी आल्सो. आप एक गाना गा रही थी मराठी का, कौन सा था वो आप? विठू माझा हाँ लेकरू. देखो देखो जरा 2 लाइन। विठू माझा लेकुरवाळा, संगे गोपाळांचा मेळा, वाह विठू माझा लेकुरवाळा. वाह मराठी यानी आप मराठी भाषिक नहीं है ऐसा गाता गाते समय नहीं लगता है, आप मराठी ही हो ऐसा लगता है गाते नहीं, समय। मुझे वो जो अंदर से विठू के हाँ बारे में जो प्रेम है हाँ वो आपके गाने में दिखता है। हाँ, क्योंकि मेरे को जो सिखाई थी, मेरी गुरु माँ ने सिखाया था ये गाना, वे बैक, लॉन्ग बैक. और उस समय छोटी थी, लेकिन गाना प्रैक्टिस कर करके उसमें काफी सारे वर्ड्स ऐसे हैं. गोरा कुम्हार मांडीवरी, चोखा देवा बरोबरी, बंका कडेवरी, नामाका रंगोली धरी. वाह ये सब इतने वर्ड्स. क्योंकि मराठी का प्रोनाउंसिएशन हाँ किसी तीसरे भाषा में करना हाँ, वो इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, और स्पेशली ड़ और च में होता हाँ है. हाँ हाँ क्योंकि बाकी भाषा में शायद ल ड़ नहीं है। नहीं है, राजस्थानी में है. हाँ तो वो मेरे को और फिर मराठी कितने जानने. कितने भाषा में आपने गाने गाए मैंने अभी? एक फिल्म आई थी जय जगन्नाथ बोल के, अच्छा उसमें मैंने 16 लैंग्वेजेस में गाने गाए अरे थे. वाह 16 लैंग्वेजेस. भरत शाह की फिल्म थी, अच्छा एंड जगन्नाथ जी के ऊपर फिल्म था. पहली पहली फिल्म कौन सी है आपकी? मराठी हिंदी? नहीं, हिंदी. हिंदी है। हाँ, हिंदी. हिंदी में एक्चुअली हमने ऐसे छोटे मोटे ट्रायल डेज में तो बहुत ही गाया था, लेकिन जो याद है वो ताल का गाना है ए आर रहमान के साथ. अच्छा हाँ, तो दैट वाज द थीम सॉन्ग. वो कैसे अप्रोच कैसे हुआ आपका? कुछ नहीं, वहाँ पे एक हमारे उस समय मैसेंजर हुआ करता था. अच्छा तो मैसेंजर को म्यूजिक डायरेक्टर रिक्वायरमेंट देती थी, और मैसेंजर हम लोग को खबर देती थी. हाँ आजकल अभी मैसेंजर का वो काम नहीं है, खत्म अच्छा हो गया है. तो दिलीप काटकर ने मुझे बुलाया था, ही वॉज अ मैसेंजर. तो उन्होंने मुझे बुलाया था, ऑडियंस में हम गए थे. बोले एक फिल्म की थीम सॉन्ग गानी है. मेन सॉन्ग तो अलका याग्निक जी ने गाया है, जो थीम सॉन्ग है जो फिल्म में बार बार आती है वो हमने गाया था. अच्छा हाँ, दिल ये बेचैन है सुरहना ताल है, वही सेम गाना. अच्छा और ऐसे कितने गाने रहमान जी के इसमें आपने गाए? रहमान सर के साथ मैंने तमिल में अलाई पायुदे गाया है, अच्छा फिर हिंदी में छलका छलका गाया है साथिया के लिए. अच्छा और फिर एक लगान में भी एक गाना था जो सरप्लस हो गया, इसलिए वो रखा नहीं उन्होंने. फिर एक भारत बाला की एक प्रोडक्शन, भारत बाला प्रोडक्शन का एक एकम सत्यम करके प्रोजेक्ट आएगी, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोजेक्ट था, जिसमें काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट था. उसमें माइकल जैक्सन वैक्सन सबको लेने अच्छा वाले थे, हाँ लेकिन अभी तो वो लोग है नहीं. सो इट हैज़ बिकम लिटिल स्लो प्रोजेक्ट हो गया है. अच्छा आई होप वन ऑफ दिस डे. लेकिन तमिल या और कोई तीसरी लैंग्वेज जो कभी आपने पढ़ी नहीं हाँ, उसमें गाना आसान है क्या? वैसे गया नहीं आप? नहीं नहीं नहीं, सब आसान नहीं है एक्चुअली. वो जो उसका जो टोन है, उसको अडेप्ट करने में समय लगता है.
कि वो भाषा वाले को वो टोन हाँ। अलग नहीं लगना चाहिए। हाँ, तो वो आप वो भाषा मतलब भाषा से ज्यादा उसका एक्सेंट एक्सेंट पकड़ना बहुत जरूरी है। जो एक्सेंट पकड़ लेता है उसका थोड़ा भाषा इधर उधर होने से भी चलता है, लेकिन एकदम वेगड़ा एक्सेंट अगर होगा तो फिर वो नोटिस्ड होगा कि ये बाहर से आया हुआ है। सुनने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं ये कोई लगना अलग चाहिए। एक्सेंट से हाँ, आई है। जैसे बंगाली में लता जी ऐसे गाती है तो लगता है कि वो बरसों की बंगाली है, हाँ। लेकिन आशा जी गाने से समझ में आता है कि बाहर वाला कोई गाता है। अच्छा। हाँ, सिमिलरली साधना सरगम जब गाती है तो लगता है बंगाली गा रहा है कोई। अच्छा, उन्होंने काफी अच्छा अडेप्ट किया है इसको। अडेप्ट किया है तो वो लगता है कि हाँ कोई बंगाली से भी बेहतर गाती है वो लोग, किसी अच्छा। बंगाली से भी बेहतर है लता जी। बट आशा जी गाती है तो समझ में आता है। एंड इवन जब किशोर कुमार बीइंग अ बंगाली, प्रवासी बंगाली हाँ है वो हाँ लोग, हाँ। कलकत्ता में रहे नहीं, तो जब वो गाते हैं बंगाली तो भी उनका प्रोनाउंसिएशन गलत होता है। अच्छा, ये काफी शायद बंगाल में कम रहे होंगे, कम वो रहे, बम्बई में और ज्यादा जैसे रहे हम होंगे। लोग चौरन बोलेंगे तो वो चारण बोलेंगे, तो वो अच्छा। समझ में आता है कि ये नहीं है। नहीं। अभी जो नई पीढ़ी आई है वो तो उनको सब एक्सप्रेस होना, हाँ, आज गाया और कल फास्ट फूड। इमीडिएट टीवी पे होना, फिर हाँ, परसों पूरे इस पे होना। तो उनके मेहनत करने का क्या, उसको कोई चारा है उसके लिए उनका ना क्या? सबसे बड़ी बात है कि वो उतना दूर का सफर देख भी नहीं रहे हैं। अच्छा, दे आर नॉट, मेहनत मेहनत पे कम पड़ते हैं। मेहनत तो कर रहे हैं उन लोग, लेकिन वो इतना लंबा समय, जैसे हम लोग एक राग सीखते हैं तो हमें पता है कि ये 10 साल में गाएंगे, 15 साल में गाएंगे, 20 साल में गाएंगे। वो इतना लंबा स्पैन देख नहीं रहे हैं। दे आर शॉर्ट साइटेड। अच्छा। उनको क्या है ना, अभी हम गाएंगे, अच्छा अच्छा गाएंगे, एंड पैसे का हिसाब भी बहुत बढ़ गया है। पहले एक आर्टिस्ट को जो पैसा मिलता था आज उसका बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट मिलता है, एंड एवेन्यूज इतने ज़्यादा हो गए, तो वो अभी अगर 17 साल में स्टार्ट कर रहा है करियर तो वो 27 तक लखोपति हो जाता है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद वो इतना नहीं देखता है कि मैं 50 में क्या हूँ। हाँ। वो उसको ये नहीं है कि मुझे भारत रत्न मिलना है या पद्मश्री मिलना है। ही इज शॉर्ट साइटेड। वो अच्छा। उनको क्या है, फटाफट फटाफट गाना है, नाम कमाना है। मैं अपने कैरोके क्लब में जो है वो भी मैं देखती हूँ कि अभी सीखा भी नहीं है, बट लाइमलाइट चाहिए। और ये पीयर प्रेशर भी रहता है, घर वालों की तरफ से भी प्रेशर रहता है कि तुम्हारा नाम आना चाहिए, पेपर में आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, उसमें आना चाहिए। तो ये जो चक्कर है ये हमारे समय में नहीं था। अच्छा। हमारे समय में जो आप किसी गंडा बांध के सीखने जाते हैं ना, गंडा बांध शागिर्द अगर होते हैं तो आपको तो आपकी जवानी, आपकी आधा बुढ़ापा तक आपको स्टेज नहीं दिया जाता है। मतलब कितने बाद में स्टेज मिलता है। हाँ। एक तरफ से अच्छा भी है कि एक 15 साल का बच्चे को स्टारडम हजम नहीं होएगा, और फिर वो स्टारडम मिलने के बाद उसका लर्निंग भी वहाँ पे बंद है। हाँ। क्योंकि आप जब उनको सिखाने जाते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो गुरु मेरे से, मैं गुरु से फेमस हूँ, ये क्या सिखा रहा है मुझे। तो वो जो थॉट प्रोसेस आ गया है ना, तो उसके वजह से यानी इसमें अंदर घुस जाता हो अहंकार हाँ, को। अहंकार, अहंकार, बहुत अहंकार है। और ये यंगस्टर्स को सिखाया जाता है आजकल एक नया वर्ड आया है, एटीट्यूड। वो एटीट्यूड अगर आपको नहीं है तो फिर आप मतलब किसी काम के नहीं है। हम लोग जो हम्बल होते हैं ना वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। जो हम्बलनेस हमारा है, गुरुजी की तरफ थोड़ा पीछे खड़े होना, ऐसा करना, उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोला जाता है। और एटीट्यूड इज द की वर्ड नाउ। अच्छा। हाँ, ये आप जाओगे ऐसे बैठोगे ऐसे करोगे, एक अलग ही दुनिया में है वो लोग। रिस्पेक्ट जो होना चाहिए हाँ, अंदर से। अंदर से नहीं करते हैं रिस्पेक्ट। उनके उनके जो पात्र है रिस्पेक्ट के वो सब अलग अलग है। शायद वो उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देगा जो उसको साल में 20 शो ला के देता है। मनी माइंडेड टाइप। हाँ, उसको ये आदमी रिस्पेक्टेड नहीं लगेगा जो उसको बोलेगा भाई तेरा सुर यहाँ पे गलत लग रहा है।
उसको उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा वो। एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया है। हाँ। अगर टोकने जाओ तो बोलता जलती है हमसे, अगर अच्छा कुछ बोलने जाओ तो दे। सो द एजुकेशन हैज ना के बराबर अपॉर्चुनिटी जल्दी हाँ मिलने के कारण हाँ भी ये हवा घुस जाती हाँ होगी। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स यस। उनका टारगेट ही चेंज हो गया। हमारे समय में कैसा टारगेट था, अभी क्या उनका टारगेट हो गया कि रियलिटी शो में जाना है, इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बढ़ाना है, यूट्यूब में चैनल है, यूट्यूब से कमाना है।